हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उस टॉपिक का पहले मैं आपको नाम बता दूं। उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस। सबसे पहले तो भैया हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑस्मोसिस। कितना रंगीला कलर का पेन चला रहा हूँ ना मैं, अच्छा लग रहा हूँ मुझे, इसीलिए ये पेन मैंने यूज कर लिया। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ ऑस्मोसिस। उससे पहले मैं वो बच्चे जिनका 12th का पेपर कैंसिल हो गया है, मैं उन सभी बच्चों को बोलूंगा कि बेटा जो पेपर कैंसिल हो गया है ठीक है अपनी जगह, बट यार आप अपनी तैयारी और अच्छे से करो, सो दैट आप नीट के लिए या मेंस के लिए जब भी आपका होता है आप और अच्छे से तैयार हो जाए। आपको तो ज्यादा टाइम मिला है, ठीक है। एंड जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में, वो तो भैया पढ़ना है, उनको उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनके साथ धोखा हो सकता है। हर बार बोर्ड का पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो आपके मार्किंग कर भी रहे हैं, वो भी तो बेटा आपके प्री बोर्ड के बेसिस पे ही करेंगे, आपके अदर एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही करेंगे। तो प्लीज अपने करंट एग्जाम्स जो आपके होते हैं, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो प्लीज ध्यान देते रहिएगा कि आपके अब जो टेस्ट होंगे उस पर बहुत ध्यान देना है। तो इसीलिए एक एक टॉपिक को आप तैयार करिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस। इसको समझाने से पहले ना मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा मैं अलग रंग यूज कर लूँ, मजा आ रहा है मुझे अलग अलग रंगों को यूज करने में, ठीक है। ये रेड कलर का मैंने बना दिया क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐसे पूरा कर्टन कर दिया। अब मैं आपसे बस खाली ये बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर अगर क्या, यहाँ पे इसमें मैं रख दूं वाटर, इसमें मैं क्या रख दूं, वाटर, ठीक है। और दूसरे वाले में मैं क्या रख दूं बेटा, सोल्यूशन। क्या रख दूं भैया, सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन का मतलब भैया इसमें वाटर भी होगा और सोल्यूट भी होगा, दोनों हो जाएगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, ये क्या है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करता क्या है। ये एज कम्पेयर टू फिल्टर पेपर, मैं बात करूं अगर फिल्टर पेपर, तो इनकी साइज ना और ज्यादा छोटी हो जाती है। तो अगर इनके पोर्स ना बहुत ज्यादा छोटे, मतलब छोटे छोटे पोर्स हैं, एज कम्पेयर टू फिल्टर बहुत छोटे पोर्स हैं, बहुत छोटे पोर्स हैं, तो यानी इनमें आप आसानी से सोल्यूट पार्टिकल को पास नहीं करा पाओगे। आपको याद होगा होमोजेनियस सॉल्यूशन में आपने सुना था कि फिल्टर पेपर से सोल्यूट पार्टिकल भी पार हो जाते थे। लेकिन आपको क्या समझना है, ये चीज याद रखना है बच्चों, आपको क्या समझना है, मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि भैया होमोजीनियस सॉल्यूशन में, होमोजीनियस सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे सोल्यूट पार्टिकल कभी भी पार नहीं हो पाएंगे, ना ही इधर जा पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे होता तो इधर से इधर नहीं जा पाते, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमको एक बात पता है कि भैया इस तरफ क्या है, हमारा वाटर है, इस तरफ हमारा क्या है, वाटर। अच्छा, इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ हमारा पूरा सोल्यूशन है। एक बात आप समझिएगा, अगर दोनों साइड इधर भी और इधर भी 1 एटीएम ही प्रेशर लग रहा हो, कितना लग रहा हो बेटा, 1 एटीएम, दोनों साइड 1 एटीएम प्रेशर लग रहा हो। आप मुझे जरा बताना कि इन दोनों साइड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है। सोल्यूट का कंसंट्रेशन सोल्यूशन साइड ज्यादा है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, भैया इधर ज्यादा है। तो मैं दो तरह से डेफिनेशन बना सकता हूं, पहले आप सारे बच्चे समझिएगा। एक डेफिनेशन भैया जिसमें सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता हो, क्या होता हो, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता हो, किसके हेल्प से, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू एसपीएम। इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं भैया, इसको मैं बोल सकता हूं अपनी नजर में ऑस्मोसिस। सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं। सेकेंड डेफिनेशन मेरा क्या हो सकता है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से किधर मूव करे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कहां पे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। एक टर्म ये हो सकता है। दूसरा डेफिनेशन है, लेकिन ये भी कैसे, थ्रू एसपी। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ये लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का मतलब, भैया जहां पे सोल्यूट कम हो, जैसे मान लो मैंने एक तरफ सॉल्वेंट रखा था तो यहाँ पे सोल्यूट है नहीं है। अच्छा, इधर क्या रखा था मैंने, सोल्यूशन, तो भैया ये तो लो कंसेंट्रेशन हो गया सोल्यूट का, ये क्या हो गया, लो कंसेंट्रेशन सोल्यूट का, तो यहां से इधर जाएगा। इसमें भी जहां सॉल्वेंट तो सोल्यूशन ही रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार यहाँ सॉल्वेंट ही हो सकता है दोनों तरफ सोल्यूशन हो, इसमें कम सोल्यूट हो इसमें ज्यादा सोल्यूट हो, तब कम सोल्यूट से ज्यादा सोल्यूट की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तीसरा हो सकता है भैया कि चलो मान लो दोनों एक तरह से मैं कह दूं, ऐसे आपको समझाने के लिए बस के लिए बता रहा हूं कि इधर सॉल्वेंट हो, इधर सॉल्वेंट हो प्लस थोड़ा सा सोल्यूट हो। मैं कह दूं नहीं, मुझे सोल्यूट के बेसिस पे डेफिनेशन मत बताइए, सॉल्वेंट के बेसिस पे बताइए। तो मैं बोल सकता हूं इधर सॉल्वेंट ज्यादा है तो हाई सॉल्वेंट से
लो सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो, लो सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो। तीन तरह के डेफिनेशन बन सकते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है सोचिए, पहला तो भैया सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, मान लो सॉल्वेंट है ही नहीं तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मान लो हम सॉल्वेंट से डेफिनेशन चाह रहे हैं तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तरफ। ये तीन तरह के डेफिनेशन याद रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम लगाना जरूरी है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। देखो डेफिनेशन में भी मैंने ये लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन of lower concentration to solution of higher concentration through SPM semi permeable membrane के थ्रू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ये शायद आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे मुझसे अभी ये भी हो सकता है पूछने लगे कि सर इसको एनसीईआरटी आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चों बहुत कम टर्म दिया था और मैं चाह रहा था कि ऑस्मोसिस जो बच्चे बायो से नहीं है भैया उनको एटलीस्ट नॉलेज हो, क्योंकि जो बायो से उनको तो बहुत कुछ पता है, मुझे भी पता है कि इवन शायद केमिस्ट्री में जितना ही उससे ज्यादा उन लोग को पता है, बट केमिस्ट्री में जो टर्म्स है वो मैथ्स वाले बच्चों को नहीं पता है, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था। अब जैसे मान लो दोनों तरफ बेटा 1 एटीएम है, मैंने क्या किया, मुझे पता चला भैया सॉल्वेंट पूरा जो प्योर पानी है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव, अच्छा उल्टा बन गया, यहाँ पे उल्टा मैंने बनाया, तो प्योर पानी इधर मूव हो जा रहा है। आप सोचो, मैं ये कह रहा हूं मुझे ये प्योर पानी इधर जाने ही नहीं देना, रोकना है। तो आप ये बताओ, अभी तो दोनों तरफ सेम प्रेशर लग रहा है, अगर मैं इधर प्रेशर बढ़ा दूं थोड़ा सा, अगर मैं इधर थोड़ा सा क्या कर दूं प्रेशर बढ़ा दूं, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की वजह से सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरी बात समझिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलता है कि प्रेशर जो भी अप्लाइड किया जाए जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, मतलब ये सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसी एक्सटर्नल प्रेशर को जनरल वे में एक्सटर्नल प्रेशर ही बोला जाता है, तो उसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाता है। अब होगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे मेनली डिपेंड करेगा भैया, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा इस सोल्यूट का। अब मान लो सोल्यूट ज्यादा है तब कुछ और होगा, सोल्यूट कुछ कम है तो कुछ और होगा, यानी अलग अलग टर्म्स आते हैं, मेरी बात समझिएगा, अलग अलग यहाँ पे टर्म्स आते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि अगर सपोज बच्चों यहाँ पे प्रेशर ना लगने के बजाय इधर प्रेशर लग रहा है, ये रुक रहा है, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा रोकने के लिए भैया, जितना इसमें सोल्यूट होंगे ना उसको देखकर ही लगाना पड़ेगा, मतलब इसके कंसंट्रेशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, इसके कंसंट्रेशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा। एक और चीज आपने शायद पढ़ा होगा, ये मुझे जहां तक याद है सारे बच्चे बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, pressure is directly proportional to number of mole, pressure is directly proportional to temperature। यही चीज ना मैं चिपका रहा हूँ, तो पता है क्या, वो जो PV is equal to nRT था, याद करो आइडियल सोल्यूशन वाला, बस यहाँ P की जगह बच्चों मैं पाई ले रहा हूँ, पाई V is equal to nRT। अच्छा ये V बच्चों नीचे चला गया तो क्या हो गया, पाई is equal to n by V, RT इस n by V को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, इस n by V को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। फुल इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो ये जो मेरा इंटेंशन था वो क्लियर ही हो रहा है शायद। अब देखो मैं पहले आपको वो तरीके भाई साहब, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, आर की वैल्यू हो सकता है कि बोर्ड में दिया नहीं दिया हो अलग बात है, बट मैं आपको बता दूं आर की वैल्यू आपको जनरली जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा 0.082 ही लीजिएगा, कुछ और मत लीजिएगा प्लीज। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तो आप ओरिजिनली रिलेट ही नहीं कर पाओगे किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 8.95 mg, ठीक है, यानी ये सोल्यूट है 35 ml में मिलाया गया। सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल, क्योंकि हमको निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल होता है मास गिवन अपॉन मोल मास, और ये देखो मास जो गिवन होता है ना वो ग्राम में होता है, ये किसमें दिया है, मिलीग्राम। पहले तो भैया इसको ग्राम में चेंज कर देना। वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का, काम आसान हो गया ना भैया, मेरा वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उसको लीटर में चेंज करना अलग टर्म है, लेकिन वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का। कह रहा हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है वो, लेकिन एक थोड़ी सी गलती कर दी, मैं पहले बता दूं ऑस्मोटिक प्रेशर हम जनरली एटीएम में प्रेफर करेंगे, ये दिया किसमें, टॉर में। मैं पहले आपको बता दूं 1 एटीएम में होता है 760 टॉर, ठीक है, तो एटीएम में पहले आप इसको चेंज जरूर कर लीजिएगा। अब आपसे क्या बोला, पहले डिटरमाइन इट्स मोलर मास, मेरा काम हो गया आसान, क्यों, क्योंकि मुझे मास गिवन पता है, मुझे वॉल्यूम पता है, आर मुझे पता है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है ऑलरेडी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, को केल्विन में मैं चेंज कर लूंगा,
मुझे कुछ और करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। देखो पाई की वैल्यू गिवन है, पहले तो मैंने भैया इसको एटीएम में चेंज किया, टेम्परेचर को मैंने केल्विन में चेंज किया, आर की वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ 0.082 लेना है। मास गिवन जो था मैंने उसको ग्राम में पहले चेंज कर दिया। मोलर मास मुझे पता नहीं था, तो यहाँ पे मान लो मोलर मास था, ये मोलर मास इधर आ गया और पाई इधर आ गया, तो यही पाई है हमारा। सारे बच्चे देखिए यही तो पाई है हमारा। अब ये 35/1000 क्यों किया याद करो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन है किसमें? एमएल में। कर दिया भैया हमने इसको, काम हो गया मेरा इतना, शायद सारे बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा है, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं पहले आपको बता दूं कि जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर ना, जैसे दो सॉल्यूशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है भैया किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी से ज्यादा हो, या ये वाला कम हो जाए, या ये ज्यादा हो जाए, या ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक और चीज हो सकता है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है सेम भी हो जाए। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों सेम हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझिएगा, यानी पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? पाई 2। क्लियर? ओके। अगर मान लो मैंने कहा दो कंटेनर हमने लिया और पता कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये एसपीएम के थ्रू पता कर रहे थे, तो पता चला भैया इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सपोज समझ रहे हैं ये पाई 1 ये पाई 2 है, तो पाई 1 ज्यादा है। देखो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर। देखो ज्यादा गुस्सा तो यानी हाइपर, हाइपरटोनिक। कम गुस्सा यानी हाइपोटोनिक। लेस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए मैं चाह रहा था ये चीज आपको समझाऊं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कंटेनर है, इसमें रखा गया NaCl सोल्यूशन, क्या रखा गया? NaCl, और बाहर से आ रहा ब्लड सेल, क्या रहा? ब्लड सेल। मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.9% मास बाई वॉल्यूम। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 0.9% इसका था मास बाय वॉल्यूम, और NaCl का भी अगर 0.9% ही आए मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, उस केस में क्या होगा? तो देखो ब्लड सेल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि भैया जितना इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, खुद सोचो मास बाय वॉल्यूम अगर एक का सेम है तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो सेम ही होगा दोनों का। उस केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई ऑस्मोसिस जैसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के हमको कंसंट्रेशन क्या दिख रहे हैं? सेम। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं खेल कर दूं, मैं क्या करूं इसमें, मेरी बात समझिएगा, NaCl का 0.9 था ना, मैंने इसको 2.0% कर दिया, और यहाँ पे कितना परसेंट वाला आ रहा है? 9% वाला, 0.9%। अब आप खुद सोचिए कि अगर 0.9% था और NaCl का जो कंसंट्रेशन है वो 2.0 है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में सॉल्यूशन ही हो, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बता रहा था, यहाँ एसपीएम लगा दो दोनों सॉल्यूशन, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ मूव करता है। अब आप खुद सोचिए बेटा कि अगर इसका 2% है, यानी इसमें सोल्यूट ज्यादा होंगे 0.9 से, तो ऑस्मोसिस किधर होगा? लो टू हाई, लो टू हाई, यानी इसमें से सारे के सारे जो सोल्यूट पार्टिकल, सॉरी सॉल्वेंट पार्टिकल वो निकलने लगी। सोचो इस ब्लड सेल में पानी तो सब निकल रहा है, अरे भैया शरीर में से जब पानी निकलेगा तो ये सिकुड़ने नहीं लगेगा, तो ये स्ट्रिंक होने लगता है। ये क्या होने लगता है? स्ट्रिंक होने लगता है। लेकिन उल्टा मान लो मैं कह दूं कि ये 0.5% है, मतलब इसमें सोल्यूट कम है, 0.9% ब्लड सेल, मतलब ये इसमें सोल्यूट ज्यादा है, तो अब क्या होगा? पानी भागने लगेगा इसमें से, एसपीएम लगा ही हुआ है, पानी इसमें से निकल के इसमें जाने लगेगा। अब इसको 0.9% था, पानी खूब मिलते जा रहा, खूब मिलते जा रहा है। जब पानी ज्यादा मिलेगा तो फूलेगा नहीं, और ज्यादा स्वेल होने लगता है। यही चीज आपको समझना है। देखो जब आपको ये बात पता चले कि किसी एक में क्या है भैया, कंसंट्रेशन मान लो ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन बच्चों याद रखना ज्यादा होगा ना, तो उस केस में आप उसको रोकने के लिए, ठीक है, आप एक प्रेशर एक्सर्ट करोगे अलग टर्म में, लेकिन ये सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा, क्योंकि मैंने कहा 2.0% है, आपको सोचो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी था, इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा आ रहा है, आप समझिए अगर इसका कंसंट्रेशन बच्चों ज्यादा आ रहा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा कि नहीं? मैंने आपको समझाया था जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक, इसीलिए इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरटोनिक। और जिसका प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन किसमें कम हो रहा है? जब 0.9% से भी कम कर दे रहे हैं तो उसमें कम हो रहा है, तो कम मतलब हाइपोटोनिक, ज्यादा मतलब हाइपरटोनिक।
क्यों, ये सारे बच्चे शायद समझ गए होंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया ना, पता है, एग पहले नॉर्मल पानी में डाल दिया। मेरी बात समझिएगा, अगर आप नॉर्मल पानी में डालोगे बेटा तो अंदर इसका कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे पानी है जब, तो कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, तो इसमें का जो पानी है निकल के बाहर जाएगा, कारण ऑस्मोसिस की वजह से ही है, क्योंकि भैया इसमें वाटर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी मैं ध्यान नहीं देता, ये एग है मैंने कहा, और यहाँ वाटर है, ठीक है। अच्छा ये बताओ भैया किसमें सोल्यूट कम है, वाटर में, सिर्फ वाटर में कम है, तो वाटर यहां जाने लगेगा, तो इससे क्या होगा, अंडा फूलने लगेगा। यानी जब सिर्फ आप वाटर लोगे, NaCl का सॉल्यूशन नहीं लोगे, तो पानी एग के अंदर जाने लगेगा और वो फूलने लगेगा। लेकिन उल्टा कर दूं, इसको NaCl सॉल्यूशन बना दो, तब क्या होगा, मेरी बात समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि एग यही रखा लेकिन NaCl का सॉल्यूशन बना दिया, तो NaCl में सोल्यूट ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस, तो यहां से पानी निकलने लगे। आप सोचो यहां जब पानी निकलेंगे तो क्या ये अंडा मोटा रहेगा, नहीं, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक होने लगता है। तो यही टर्म दिया हुआ है कि अगर एक को प्योर वाटर में हम रख दें, ठीक है, और एक को NaCl में, तो होगा क्या, जो एग वाटर में रखा होगा वो क्या होने लगेगा, स्वेल, क्योंकि कंसेंट्रेशन जो होता है प्रोटीन का एग का वो ज्यादा होता है। बट उल्टा मैं बात करूं तो भैया पानी में अगर नमक आप डाल दोगे तो NaCl का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू व्हाट, एग, तो उल्टा होने लगेगा। याद करो, एग से जब निकलने लगे वाटर तो श्रिंक, और एग में जब पानी जाए, पानी कब जाएगा एग में, जब सॉल्वेंट होगा बस खाली उसमें। तो यही टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझिए आप, मैंने लिखा भी है कि एग प्लेज इन वाटर विल स्वेल बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ एग या प्रोटीन इज हाई इनसाइड एग कंपेयर टू वाटर। तो ऑस्मोसिस कहां से होगा, वाटर टू एग की तरफ जाएगा। लेकिन अगर NaCl में डाल दोगे तो श्रिंक होगा, क्यों, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस जो होगा एग से NaCl सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ठीक है। होपफुली ये आपको हेल्प कर रहा होगा बच्चों। अब एक क्वेश्चन है, देखिए जब भी आइसोटोनिक बोलेगा, मैं आपको पहले एक छोटा सा टर्म बता दूं, वो π1 इक्वल टू π2 होता है। क्वेश्चन में पहले बोल दिया 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, वो आइसोटोनिक है। पहले हमको एक चीज समझना है, जब ये 5% लिखा हो, मान लो पूरा सॉल्यूशन कितना है 100%, तो 5% मेरा आ गया सोल्यूट, यानी 5 ग्राम मेरा क्या होगा, सोल्यूट, और उसका मोलर मास भी हमको दिया हुआ है, हमसे कह रहा है वो आइसोटोनिक हो रहा है इतने % वाले से, यानी ये भी ग्राम है। π1 इक्वल टू π2 के केस में ना R और T होते हैं बराबर। मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, वॉल्यूम भी होता है बेटा बराबर, जब तक ना लिखा हो ना वॉल्यूम दोनों का बदल रहा है, आप हमेशा उनके वॉल्यूम को भी बराबर लेते हो, ठीक है। अब आप समझिए, तो यानी नंबर ऑफ मोल इन दोनों में अलग अलग होंगे, N1 और N2 शायद अलग अलग होंगे, लेकिन वो कह रहा है N1 और N2 भी क्या है, बराबर। यानी खेल किसमें हुआ होगा, खेल किसमें हुआ होगा भैया, मास में, जनरली किसमें हुआ होगा, मास या मोलर मास में। तो वही टर्म भी यहाँ पे कर रहा है, कह रहा है N1 N2 बराबर हैं अगर, तो उनको रखिए, यहां से आप मोलर मास डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, समझो, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लगाया था, यहाँ वाटर था, यहाँ सॉल्यूशन था, रुक गया, मैं और प्रेशर लगाने लगूंगा, तो भैया सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट वाटर यहां से निकलेगा, इधर जाने की कोशिश, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल तो जा नहीं सकते हैं, बट वाटर जाने की कोशिश करेगी, जब मैं और ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, जब और ज्यादा प्रेशर लगाया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसके वजह से सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मूव करने लगे, किस तरफ, उस प्योर सॉल्वेंट की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो लिखा भी है मैंने इसीलिए, इफ अ प्रेशर अप्लाइड इज लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, देन फ्रॉम सॉल्यूशन साइड के सॉल्वेंट जो होंगे वो मूव होंगे किधर से, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ, विद द हेल्प ऑफ SPM। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कॉन्सेप्ट सी वाटर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये तो आप जानते हो। अब इसके बाद आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। पहले आप मेरी बात समझो, एबनॉर्मल मोलर मास टर्म आया कैसे, क्या है ये। देखो एबनॉर्मल मोलर मास बस खाली बोलता है कि जो मोलर मास आप सोचते थे वो ना हो, मतलब जो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं ना, जैसे मान लो H2O का बोला तो 2 + 16 जोड़ लिया, वो ना है, कुछ और आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या भैया, एबनॉर्मल मोलर मास। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन अगर वो वैल्यू ना आ रही हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। ऐसा कब हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल जिसको हम पानी में ऐड कर रहे हैं या किसी में भी हम ऐड कर रहे हैं, वो टूट जाए, वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए इनटू आयंस,
या तो 2-4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बड़े हो जाएं। तो इस केस में आप खुद सोचो, एक पार्टिकल था, दूसरा पार्टिकल, ये दोनों जुड़ गए, तो भैया इसका अगर 1 मोलर मास होगा तो इसका तो डबल हो गया होगा ना। ये एक बड़ा सा पार्टिकल था, 2 हिस्सों में टूट गया आयंस, तो भैया जो भी मोलर मास पहले से होगा उससे तो कम ही हो गया होगा। ठीक है, तो यानी एबनॉर्मल मोलर मास कब होगा, जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता रहे। अब मेरी बात समझिएगा, एक टर्म आता है वांट ऑफ फैक्टर। मैं आपको बता दूं वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। वांट ऑफ फैक्टर सिंपली बोलता है कि जो भी पार्टिकल्स डिसोसिएशन या एसोसिएशन है उनको पहले गिन लो, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से पहले थे। कई बच्चे एसोसिएशन या डिसोसिएशन सुन के डर जा रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं एसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल था हमारे पास ए, दूसरा भी था ए, इनको हमने जोड़ा, मतलब या पानी में ऐसे मिलाया, 2A थे, हमने इनको पानी में जोड़ा, ये A2 बन गए। A2 का मतलब एक ही मॉलिक्यूल बन गए। पहले 2 अलग अलग मॉलिक्यूल थे, मिलकर एक ही मॉलिक्यूल अगर बन गए, इनको बोलते हैं एसोसिएशन। अगर मान लो हमने ए बी लिया, किसी भी सब्सटेंस में ऐड किया, ये 2 हिस्सों में टूट गए, तो क्योंकि बेटा ये 2 हिस्सों में जब टूटना शब्द आता है सो वी कैन यूज द वर्ड डिसोसिएशन, बट जब जुड़ना शब्द आता है वी कैन यूज द वर्ड एसोसिएशन। आप खुद ऑब्जर्व भी कर रहे होगे कि जब ये था तो मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा, बाद में तो मॉलिक्यूलर मास कम हो गया होगा। एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास पहले कम होगा, बाद में क्या हो गया होगा, ज्यादा, क्योंकि जुड़ते हैं। तो आपको सोचो, एक पेन है, 2 पेन जोड़ दिया तो मॉलिक्यूलर मास पहले ज्यादा हो गया, और एक पेन इसको तोड़ दिया तो मॉलिक्यूलर मास पहले से कम हो गया। इसको पार्टिकल्स के बेसिस पे भी बताया गया बेटा, मोलर मास और नॉर्मल और एबनॉर्मल के बेसिस। मैं पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये मान लो ए बी पार्टिकल था, इसका कुछ मोलर मास होगा, मान लो मैंने कह दिया एम, ये ए प्लस और बी माइनस बने हों, सोचो तो इनका मोलर मास तो अब रहा नहीं, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल मोलर मास। जब पार्टिकल बढ़ रहे हैं बच्चों, तो क्या मोलर मास घट नहीं रहा है, यानी एबनॉर्मल या कोई भी मोलर मास जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, किसके, पार्टिकल के। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना कम उनका क्या हो जाएगा, मोलर मास। ये बात हमको अच्छे से समझनी है। अब मैं यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव भी कर रहा हूँ। आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये तो एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल को यहाँ पे क्या कर दिया, नीचे। बिफोर यानी अभी टूटा नहीं है तो नॉर्मल मोलर मास है, उसको क्या कर दिया, ऊपर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तभी तो किया है। अब कई बच्चों को मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, जैसे मान लो मैंने NaCl लिया, अगर ये पूरा टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो मैं इसका I डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, यानी वांट ऑफ फैक्टर। क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 2, पहले कितने थे, 1, यानी इसका I कितना आ गया, 2। अच्छा मान लो मैं कोई एक और पार्टिकल ले रहा हूँ, ऐसे आपको समझा रहा हूँ, मैंने लिया समझाने के लिए मैंने ले लिया 2A, ये बन गया A2। तो पहले हमारे पास कितने पार्टिकल थे, सॉरी बाद में हमारे पास कितने पार्टिकल आ गए, 1। आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन पहले हमारे पास कितने थे, 2, यानी इसका कितना आया, 1/2। तो एक चीज समझना, जब भी कोई पार्टिकल का एसोसिएशन, ए इसीलिए लिख दिया, एसोसिएशन होता है तो उसमें आई की वैल्यू 1 से होती है कम, लेकिन जब डिसोसिएशन होता है, आपने ऑब्जर्व कर लिया था 2/1, यानी 1 से क्या होती है, ज्यादा। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन में लेसर देन 1। बात समझ में आ गई, ओके। अब डिसोसिएशन को समझाने के लिए एक ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप डेरिवेशन नहीं समझना चाहते हो तो भाई ये रट्टा मार लो, इसमें z क्या होता है ये समझ दो। जो बच्चे डेरिवेशन जानना चाहते हैं मैं उनको भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो हमने बस खाली ये कहा कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड, ऐसे समझना ये टर्म्स कहाँ सारे, इनको समझना। अगर मान लो जब भी बात आती है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसका सीधा सा मतलब होता है कि पार्टिकल्स पूरी तरीके से शायद ना टूटे हों। अगर वो पूरी तरीके से नहीं टूट रहे हैं तब आप क्या लेंगे, तो उसके लिए ये मान लो AXBY है, ऐसे हम कह रहे हैं ये AXBY है, एक कंपाउंड है NaCl MgSO4, कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, हमें कहा AXBY है, तो ये AX का मतलब X के मॉलिक्यूल होंगे A और Y के मॉलिक्यूल होंगे B। अब 0 मतलब अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ, तो उस वक्त पूरा नंबर ऑफ मोल होगा। मैंने ये कहा कि N अल्फा कम हो गए कुछ टाइम के बाद, तो मेरी बात समझना, अगर बेटा N अल्फा कम हो जा रहा है तो N में से N अल्फा आप घटाओगे कि नहीं, तो ये जो लिखा हुआ है रिएक्टेंट का वो यही है N माइनस N अल्फा। जितना रिएक्टेंट से घटेगा बेटा उतना प्रोडक्ट में बढ़ता है, यानी हम ये लिख सकते हैं साफ साफ कि भैया यहाँ A में N अल्फा बनेगा, B में भी N अल्फा बनेगा, बट क्योंकि ये X टाइम्स है तो यहाँ पे X N अल्फा लिखेंगे, ये Y टाइम्स है तो Y N अल्फा लिखेंगे, ये इसको याद रखिएगा। अब मैं आपसे बस खाली एक चीज कह रहा हूँ कि टाइम जब 0 था
वो था बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, उसको नीचे रखते हैं। टाइम टी पे यानी आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन उसको रखते हैं हम ऊपर। तो ये पूरे को ऊपर रखा हमने और स्टार्टिंग 0 टाइम पे हमको कहां रख दिया, उसको नीचे। मैं आपसे एक और छोटी सी चीज कह रहा हूं कि भैया हमने देखा सब में एन एन कॉमन है, हमने एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या 1 माइनस अल्फा, देखो लिख दिया। प्लस प्लस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने प्लस का साइन भी, क्योंकि देखो सबको सम करना, मैं पहले बता दूं इसको पूरा सम करना है, नीचे वाले को पूरा सम करना है, तो नीचे वाले में तो सिर्फ एन था, एन प्लस 0 0 4 बार जोड़ लेते तभी तो नहीं आता। तो अब प्लस ये क्या है एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये कैसे जुड़ रहा है सबको दिख रहा होगा, एन निकल गया यहाँ से। अब मैं आपको बस एक चीज कह रहा हूँ, अल्फा अल्फा यहाँ पे दिख रहा है आपको, अल्फा साइड में कॉमन ले लो, अल्फा एक्स प्लस वाई, चाहे तो जेड लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नहीं चाहते हो इतने ही लिख दो, कोई गलत नहीं है। तो ये जेड अल्फा हो गया, मेरी बात समझो, 1 माइनस अल्फा जेड अल्फा, अल्फा कॉमन लिया यहाँ पे, ध्यान से देखो 1 माइनस अल्फा से पहले यहाँ पे अल्फा कॉमन लिया, तो देखो ये क्या आएगा अल्फा जेड माइनस 1, ये यहाँ पे पुट हो गया, यही आई की वैल्यू है। अब इसमें काम क्या है, अल्फा कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान दोगे ना बेटा यहाँ पे, तो ये n से n कट गया यहाँ पे, यानी i इज इक्वल टू सिर्फ क्या आया हमारा 1 प्लस अल्फा इंटू जेड माइनस 1। क्लियर होगी बात इतनी बच्चों? तो यही मेरा इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैं चाह रहा था आप समझ जाओ। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है, नेक्स्ट हमारा टर्म है एसोसिएशन। पहले बात समझो, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन था मान लो C, हम ये कह रहे हैं ये n टाइम्स मॉलिक्यूल था, ये हमारा कितना टाइम्स मॉलिक्यूल था, n टाइम्स मॉलिक्यूल। अब ये हो गया an, मैं कह रहा हूँ इसका कंसंट्रेशन मान लो स्टार्टिंग में C था, हमें कह दिया इसमें से C अल्फा हटा दिया, क्या हटा दिया, C अल्फा हटा दिया, तो जितना हटाएंगे उतना यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। बट ध्यान दो यहाँ पे n था और ये an हो गया, मतलब एक ही मॉलिक्यूल बन गया, तो इसको मैं क्यों n से डिवाइड करूँ, शायद सारे बच्चे समझ रहे होंगे। मैंने आपको बस खाली ये कहा C माइनस C अल्फा आपने किया ठीक है, लेकिन आप जितने भी मॉलिक्यूल निकालोगे याद रखना वो फ्रैक्शनल हो जाता है। फ्रैक्शनल इन द सेंस, पहले अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था तो हमको एक ही का बताना है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे C अल्फा बाई 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको देख के हमको एक ही का बताना है, तो इसीलिए हमने C अल्फा बाई 2 यानी यहाँ पे n कर लिया, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है। अगर जो बच्चा इतनी बात समझ गया ना उसको सब समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर इसको रखना है, नीचे C को रख देना है, C से C यहाँ फिर से कट गया बच्चों, यही आ गया डेरिवेशन ऑफ I एंड अल्फा। अल्फा को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक चीज आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे आपने नोटिस भी किया होगा कि भैया अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो कोलिगेटिव के प्रॉपर्टीज का नियम बदल जाएगा, हर जगह I लगाना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड में हर जगह I से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे होगे ना मोलर मास की वो तो आएगी नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे I लगाना जरूरी है, मस्ट है, कंपल्सरी है, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये सारे बच्चे खुद से ट्राई भी करें। कह रहा है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, यानी मोलैलिटी आपको दी हुई है, ट्राइक्लोरोएसिटेट, ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं ये CH3COOH नहीं है, ये Cl3COOH ही है, यानी भाई ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ही है। अब मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि भैया, ठीक है, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का आपको मोलैलिटी भी बताया गया है, वाटर में जब डिसॉल्व हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दे दिया है, सोचो डेल टी भी नहीं निकालो, 100 माइनस मतलब 118 माइनस 100 करके, ये भी आपने कर लिया, बचा क्या आपका, आपको सोचो क्या ही बचा आपका, आई आपको निकालना है, के भी आपको गिवन है, मोलैलिटी आपको गिवन है, आप आई नहीं निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ फैक्टर ही तो कह रहा है निकालने के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे इसको क्या आंसर क्या आने वाला है। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी सोल्यूट का मास तो दे दिया, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट का भी मास दे दिया। कह रहा है अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ MgBr2। देखो जब कंप्लीट डिसोसिएशन बोलेगा, मैं पहले बता दूं Mg +2 + 2Br माइनस अपॉन 1, यानी एक पार्ट के लिए 2 पार्ट के लिए, तो I की वैल्यू 3 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। I की वैल्यू आपको पता चल गई, Kb की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है तब, बॉइलिंग है कि फ्रीजिंग, सॉरी फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग का 1.86 कई लोग लिखते हैं, कई लोग 1.8 ही छोड़ देते हैं,
तो KF की वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं कितनी है, 1.86। ये आपको पता है। अब उसके बाद और आपको क्या पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है, मोलैरिटी यानी आप निकाल सकते हो यहां से। आई आपको पता चल गया, KF आपको पता चल गया, डेल्टा TF नहीं निकाल सकते। देखो एक चीज याद रखना, डेल्टा TF आपने निकाला ना, आप लिखोगे क्या, T सॉल्वेंट माइनस T सोल्यूशन लिखना, ये गलती मत करना। हर बच्चे ना बॉइलिंग एलिवेशन जैसा करने लगते हैं। तो सॉल्वेंट यानी वाटर का तो आपको पता है कितना, 273.15 केल्विन। इसका जो भी आएगा अब आपको सॉल्व करना है, निकालिए। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। ये एक एक जो वीडियो लेक्चर्स थे मैंने उस बेस पे आपको पढ़ाया, तो होपफुली आपको हेल्प भी करेगा। और मेरा जो मेन सजेशन है वो यही है बेटा कि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई को, पॉइंट्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हेल्पफुल तभी होगा, आप रिवीजन करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। रिवीजन करते रहिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। चलिए बच्चों, थैंक यू।